हम पढ़ रहे हैं लिगामेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिगामेंट्स पढ़ रहे हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स में क्या होगा, इट कंटेन ओवेरियन वेसल। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये सस्पेंड करके रखता है किसको, ओवरीज को। तो ये क्या करता है, लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस को कनेक्ट करता है किसके साथ, ओवरीज के साथ। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें ओवेरियन वेसल होती है, इसमें क्या होती है, ओवेरियन वेसल होती है। और अगर हम किसी बंदी की क्या करें, ऑफ्रेक्टमी करें, जब हम उसकी ओवरीज को कट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हम ओवेरियन आर्टरी को भी लाइगेट करते हैं, ओवेरियन आर्टरी को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो उसको बाइंड करने के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, यूरिटर को डैमेज कर सकते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होता है, ओवेरियन आर्टरी होती है, जब हम किसी किसी ऑफ्रेक्टमी कर रहे होते हैं तो हम ओवेरियन आर्टरी को हमें लाइगेट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, यूरिटर डैमेज हो जाती है और इससे हमें मसले का सामना करना पड़ता है। तो दिस इज योर फर्स्ट लिगामेंट। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा इसकी समझ आएगी। तो हम डायग्राम चलते हैं कि ये आ गई आपकी डायग्राम। अब ये डायग्राम है, और ये डायग्राम हम देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या चीज है। देखो इस डायग्राम में वही चीजें हैं कि जो मैंने आपको समझाई है। देखो ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किया है इस इट इज ओवरी। और इसको इसको जो चीज सस्पेंड करके रख रही है उसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। और वो ये वाला, ठीक है, ये वाला सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। तो इस ये क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है। और ये किसके साथ अटैच है, लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस। जो पेल्विस है, जो पेल्विक बोन है, उसकी लेटरल वॉल के साथ कौन अटैच है, ये लिगामेंट अटैच है। और इसमें होता क्या है, इसमें होती है ओवेरियन आर्टरी। इसमें क्या होती है, ओवेरियन आर्टरी। और इसके साथ से क्या गुजर रही होती है, यूरिटर। ये देखो ये है यूरिटर, ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर के फासले पे होती है। यूरिटर और जो ओवेरियन आर्टरी होती है ये सर्विक्स के पास से गुजर रही होती है दोनों, और ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर का इनमें फासला होता है। तो जब हम इसको कट करेंगे, जब हम इसको कट करेंगे, लाइगेट करेंगे ओवेरियन आर्टरी को, तो हम डैमेज कर बैठेंगे, किसको डैमेज कर बैठेंगे, यूरिटर को। ठीक हो गया। तो दिस इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे लिगामेंट की, और जिसको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट की पहले बात कर लेते हैं कि ओवेरियन लिगामेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है। तो ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरीज और यूट्रस यूट्राइन हॉर्न को कनेक्ट करता है। ओवरी और यूट्राइन हॉर्न को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो मेडियल पोल ऑफ ओवरी, ठीक है, मेडियल पोल ऑफ ओवरी, जो ओवरी का मेडियल पोल है, ठीक है, मेडियल पोल। ओवरी के पोल्स का तो पता है ना, मेडियल, लेटरल और अपर एंड लोअर पोल। तो मेडियल पोल ऑफ ओवरी, ठीक है, जो ओवरी का मीडियल दरमियान वाला पोल है उसको कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, यूट्राइन हॉर्न के साथ, ठीक है, यूट्राइन हॉर्न। जो यूट्रस का हॉर्न है उसके साथ ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसके साथ ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, सीधी बात होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये ओवेरियन, इसमें सिर्फ आपने यही बात याद रखना है, एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। ये ड्राइव्ड होता है, किससे ड्राइव्ड होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम गोबर। इसको कोई गोबर नेकुलम भी कहते हैं और कोई गैबर नेकुलम भी कहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें। ड्राइव्ड फ्रॉम गैबर नेकुलम, ड्राइव फ्रॉम गैबर नेकुलम, गैबर नेकुलम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इट इज ड्राइव फ्रॉम गैबर नेकुलम। और गैबर नेकुलम अभी हम पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेनी, अभी हमने पढ़ना है गैबर नेकुलम क्या होता है। ये कुछ भी नहीं होता, ये एक ना फाइब्रस बैंड ऑफ टिश्यू, अभी हम पढ़ते हैं इसको। तो इट इज ड्राइव फ्रॉम गैबरनेकुलम, और ये मिडिल पोल ऑफ ओवरी को कनेक्ट करता है किसके साथ, यूट्राइन हॉर्न के साथ। तो दो ओवरीज के हमने लिगामेंट पढ़ लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आ गया हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट, और एक क्या आ गया, दिस इज योर ओवेरियन लिगामेंट, जो कि क्या कर रहा है, जो कि उसको यूट्रस और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, जो कि यूट्रस और ओवरी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बहुत आसान है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और हमारा ओवेरियन भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं कार्डिनल लिगामेंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने नहीं भूलने। कार्डिनल लिगामेंट ये इंपॉर्टेंट है। एक जो पहला पड़ा है सस्पेंसरी लिगामेंट, वो नहीं भूलना। और ये जो कार्डिनल लिगामेंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी हम इसको कहते हैं। अब इस ये क्या करता है, ये सर्विक्स को अटैच करता है, ठीक है, जो सर्विक्स है, सर्विक्स को अटैच करता है, किसके साथ अटैच करता है, लेटरल पेल्विक वाल, ठीक है, लेटरल पेल्विक वाल, लेटरल पेल्विक वाल जो है उसको अटैच करता है किसके साथ, सर्विक्स के साथ। और इट कंटेन, ये इसमें होता क्या है, इट कंटेन यूट्राइन वेसल। इसमें क्या होती है, यूट्राइन आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेसल्स। तो इसमें क्या होगी, यूट्राइन आर्टरी होगी, यूट्राइन वेसल्स। लेकिन अगर हमने किसी बंदे की क्या करनी है, हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी के आगे लिख लें हिस्टेक्टमी। इस हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि हमने उसकी यूट्रस को कट करना है, ठीक है, यूट्रस को क्या करना है, कट करना है। तो हिस्टेक्टमी, जब भी हिस्टर का लफज आ जाए तो आपने फॉरन यूट्रस पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो हिस्टेक्टमी हमने उसकी क्या की, उसकी यूट्रस को रिमूव करना है। तो क्या होगा, देखो अगर हम क्या करेंगे, जब यूट्रस को रिमूव कर रहे होंगे तो क्या होगा, यूट्रस को रिमूव करने से हम क्या करेंगे कि हम यूट्राइन वेसल्स को क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, यूट्राइन वेसल्स को क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, यूट्राइन वेसल्स को क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, ताकि क्या हो, ब्लीडिंग ना हो, ताकि क्या हो, ब्लीडिंग ना हो।
लेकिन जब हम यूट्राइन वेसल्स को लाइगेट करेंगे तो इसके बिल्कुल बिल्कुल साथ से क्या पड़ी होती है, इसके बिल्कुल साथ पड़ी होती है क्या, यूरिटर। ठीक है, इसके बिल्कुल साथ क्या पड़ी होती है, यूरिटर। तो जब हम हिस्टेक्टमी के दौरान, अगर हिस्टेक्टमी के दौरान हम क्या करें, हम यूट्राइन वेसल्स को लाइगेट करें, उसको कट करके बाइंड करें, तो क्या होगा, हम यूरिटर को भी डैमेज कर बैठेंगे। तो इसलिए कार्डिनल लिगामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, कि हमने कार्डिनल लिगामेंट का लाजमी ध्यान रखना होता है। ये कितने सेंटीमीटर दूर है डॉक्टर काशिफ, इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको आप इंटरनेट से देख सकते हो, लेकिन इसमें ये बिल्कुल होती साथ ही, बल्कि हम डायग्राम पे देख लेते हैं। देखो, जो आपका कार्डिनल लिगामेंट है, जो कार्डिनल लिगामेंट है, आई थिंक ट्रांसफर सर्वाइकल, हाँ ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, ये जो वाला, ये जो साइडों पे उसने बनाया हुआ है ना, ये छोटा सा पीछे करके, तो इसमें क्या होती है, इसमें यूट्राइन वेसल होती है, इसमें यूट्रस आर्टरी होती है, और इट इज योर कार्डिनल लिगामेंट, इट इज योर कार्डिनल लिगामेंट। और ये क्या करता है, सर्विक्स को अटैच करता है किसके साथ, लेटरल पेल्विक वाल के साथ, कि जो पेल्विस की लेटरल वाल है उसको अटैच करता है किसके साथ, सर्विक्स के साथ। और ये जो आपने ये देखो साइड पे उसने बनाया हुआ है, साइड पे, ठीक है, तो इट इज योर कार्डिनल लिगामेंट। और इसमें क्या होती है, इसमें यूट्राइन वेसल होती है। तो अगर क्या हो, अगर ओफ्रेक्टमी करोगे तो क्या होगा, फिर भी यूरिटर डैमेज होगा ड्यू टू लाइगेशन ऑफ ओवेरियन वेसल। लेकिन अगर आप हिस्टेक्टमी करोगे तो क्या होगा, फिर भी यूरिटर डैमेज होगा ड्यू टू लाइगेशन ऑफ यूट्राइन वेसल। बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन ये लिगामेंट का और इंसर्शन और ओरिजिन आपने लाजमी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक हो गया, तो कार्डिनल लिगामेंट भी समझ आ गया कि कार्डिनल लिगामेंट क्या होता है। हम आगे चलते हैं, कार्डिनल भी हो गया, ओवेरियन भी हो गया। उसके बाद आपके पास आता है राउंड लिगामेंट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, राउंड लिगामेंट। इसका आपने नाम बहुत सुना होगा, राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट क्या होता है, राउंड लिगामेंट, ठीक है। तो राउंड लिगामेंट क्या करता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कार्डिनल का सेकंड नेम क्या होता है, कार्डिनल का डॉक्टर अनम सेकंड नेम होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। मैं लिख देता हूँ, आई थिंक बुक पे नहीं लिखा हुआ। ट्रांसवर्स 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 सर्वाइकल ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, जो राउंड लिगामेंट है, जो राउंड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट क्या करता है, राउंड लिगामेंट बिल्कुल आसान सा है। ये यूट्राइन हॉर्न को, ये क्या करता है, यूट्रस का जो हॉर्न है, यूट्राइन हॉर्न को कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, लेबिया मेजोरा के साथ। ठीक है, यूट्राइन हॉर्न को किसके साथ कनेक्ट करता है, लेबिया मेजोरा के साथ, लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा जो उसका थिक वो बिगर लिप होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का। तो लेबिया मेजोरा को यूट्राइन हॉर्न के साथ कौन सा लिगामेंट कनेक्ट करता है, राउंड लिगामेंट। कौन सा करता है, राउंड लिगामेंट करता है। और इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑफ गैबरनेकुलम, ये भी क्या करता है, इट इज आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम गैबर। इसको कोई गैबर पढ़ता है, इसको कोई गोबर पढ़ता है, तो खैर ये है गोबर, ये वैसे हमारे किसी काम का नहीं है। तो ड्राइव्ड फ्रॉम गैबरनेकुलम, ड्राइव्ड फ्रॉम गैबरनेकुलम, गैबरनेकुलम, गैबरनेकुलम। ठीक हो गया, तो ये आपने इसमें सिर्फ बातें याद रखनी है। इट ट्रेवल्स थ्रू राउंड इंग्वाइनल कैनाल अबव द आर्टरी ऑफ सैमसन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या होता है, अबव द आर्टरी ऑफ सैमसन, अबव अबव द आर्टरी ऑफ सैमसन। अच्छा, किसी को पता है आर्टरी ऑफ सैमसन क्या होता है, आर्टरी ऑफ सैमसन, आर्टरी ऑफ सैमसन क्या होता है जी, एनीवन, कोई मुझे समझा सकता है कि आर्टरी ऑफ सैमसन क्या होता है। डॉक्टर लाइबा ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि नहीं पता, बाकी भी बताएं कि आर्टरी ऑफ सैमसन क्या होता है। नहीं पता किसी को, चलो मैं बताता हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए, ये एक ना अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट था, सैमसन उसका नाम था, उसने ये डिस्कवर किया था। और इट इज नथिंग बट इट इज एनास्टोमोसिस। ये क्या है, एनास्टोमोसिस होता है, मतलब एनास्टोमोसिस का तो पता ना, जहाँ पे दो आर्टरीज मिल रही होती है, तो एनास्टोमोसिस। ये क्या है, एनास्टोमोसिस है बिटवीन, ठीक है, एनास्टोमोसिस है बिटवीन यूट्राइन, ठीक है, यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन और यूट्राइन आर्टरी के दरमियान जो एनास्टोमोसिस होता है उसको हम कहते हैं आर्टरी ऑफ सैमसन। और ये किस में होता है, ये होता है उसमें राउंड लिगामेंट में, राउंड लिगामेंट में, किस में होता है, राउंड लिगामेंट में। अच्छा, अब आपको पता है कि जहां पे एनास्टोमोसिस होता है, फर्ज करो कि यहाँ पे ये एक आर्टरी मिल रही है और यहाँ इसके साथ दूसरी आर्टरी मिल रही है, इसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। आपको पता है जहां पे एनास्टोमोसिस होता है वहां पे ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप गलती से राउंड लिगामेंट को कट कर देते हो तो आप ये आगे, यहाँ पे एनास्टोमोसिस था, आगे यहाँ पे ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा चांस थे, तो आपने फर्ज करो ये आर्टरी ऑफ सैमसन भी कट कर दिया, तो आपसे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए हम इस राउंड लिगामेंट को पढ़ते हैं, इट इज अबव द आर्टरी ऑफ सैमसन। यूआर का क्वेश्चन भी है इसके ऊपर कि ये इट इज एट हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एनास्टोमोसिस है, और आपने गलती से अगर इसको डैमेज कर दिया तो इसमें और ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं आर्टरी ऑफ सैमसन, और ये गायनेकोलॉजिस्ट था अमेरिकन, उसने हमें ये बताया था। ठीक हो गया,
ओके जी, हमारा ये भी हो गया, राउंड लिगामेंट भी हो गया, ओवेरियन भी हो गया, कार्डिनल भी हो गया। अच्छा मुझे बताना जरा, मैं भूल गया हूँ कि जो यूट्राइन हॉर्न है, यूट्राइन हॉर्न और ओवरी के दरमियान कौन सा लिगामेंट होता है, बताना मुझे जल्दी जरा। यूट्राइन हॉर्न और ओवरी के दरमियान कौन सा लिगामेंट होता है? डॉक्टर समीना थोड़ा सा ध्यान करें। डॉक्टर लाइबा सही बता रही हैं, महम भी सही बता रही हैं, और बाकी डॉक्टर काशिफ भी सही बता रहे हैं। जो ओवेरियन लिगामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वो किसके दरमियान होता है? यूट्राइन हॉर्न और ओवरी के दरमियान। अच्छा मुझे बताना, ओवरी को सस्पेंड कौन सा किस लिगामेंट ने किया होता है? ओवरी को सस्पेंड किस लिगामेंट ने किया होता है? जी, सस्पेंसरी लिगामेंट ने, सस्पेंसरी लिगामेंट या इनफंडिबुलो, इसको हम इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी कहते हैं, दो इसके नाम है। ठीक हो गया, तो डॉक्टर माहम आप अपना सही नाम लिखें, जो आपका नाम है, ठीक है। अच्छा हम आगे चलते हैं। अबाव द आर्टरी ऑफ सैमसन भी हो गया। अब इसके बाद राउंड लिगामेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। जो मैं आपको आगे ना, मैं आपको टिक लगवाता हूँ कि ये आपने लाजमी करने, बाकियों को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद ओवेरियन लिगामेंट भी हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आता है? दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट, ये आपने बड़ा नाम इसका सुना होगा, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट, तो ब्रॉड लिगामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? ये ब्रॉड होता है, ये बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये क्या होता है? इट कवर्स, ये पहले तो इसके आगे लिखे इट, बल्कि आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इट इज पेरिटोनियल फोल्ड। जो आपकी पेरिटोनियम होती है ना, उसी का ये फोल्ड है, ये कुछ भी नहीं है, बट इट इज योर पेरिटोनियल फोल्ड। ये क्या है? पेरिटोनियल फोल्ड है। लेकिन ये किस किस को कवर करता है? ये कवर करता है यूट्रस को, ठीक है, यूट्रस को भी कवर कर लेता है। किसको कवर करता है? फ्लोपियन ट्यूब को भी कवर कर लेता है। मैं इसको आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फ्लोपियन ट्यूब को भी कवर कर लेता है। और किसको कवर कर लेता है? फ्लोपियन ट्यूब भी हो गई, यूट्रस भी हो गई, उसके अलावा और क्या करता है? और यूट्रस हो गई, फ्लोपियन ट्यूब हो गई, और एक इसमें और था, एक मिनट मुझे देख लेने दो। ओवरीज, ठीक है, ओवरीज। ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस, ये तीनों को कवर करता है। लेकिन ये करता क्या है? ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरीज को अटैच करता है पेल्विक साइड वॉल पे। दोबारा सुने, ये क्या है? एक पेरिटोनियम का फोल्ड है। ये क्या है? पेरिटोनियम का फोल्ड है। और ये क्या करता है? यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, एफ टी में लिख देता हूं, फ्लोपियन ट्यूब और ओवरीज, ठीक है, ये इन तीनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इन तीनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है विद, कनेक्ट विद पेल्विक वाल, ठीक है, कनेक्ट विद पेल्विक साइड वाल। जो पेल्विस की हड्डी होती है, जो पेल्विक बोन है, उसके साथ ये इन तीनों चीजों को क्या कर रहा होता है? कनेक्ट कर रहा होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। देखो हम डायग्राम पे दोबारा चलते हैं। देखो हम इसको ना एक दफा रेज कर लेते हैं। ये देखो, बल्कि इसमें इतना साफ नहीं है, मैं आप एक और डायग्राम मैंने आपके लिए निकाली थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक मिनट बस। ये आ गया। इसमें उसने बिल्कुल ब्रॉड लिगामेंट क्लियर कट आपको दिखाया हुआ है। ये देखो, इट इज योर ब्रॉड लिगामेंट। ये जो आपके सामने है, इट इज ब्रॉड लिगामेंट, नजर आ रहा है ना सबको? ब्रॉड लिगामेंट। अब ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट है। ये क्या करता है? ये एक पेरिटोनियम का फ्लूइड है, ठीक है, ये फोल्ड है, इट इज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये किस किस को कवर करता है? एक तो ये राउंड लिगामेंट को कवर कर लेता है। जो राउंड लिगामेंट था, ये कौन था? राउंड लिगामेंट। ये कौन था? राउंड लिगामेंट, और ये उसको कवर करता है। और उसके अलावा ये कुछ, ये जो ये हिस्सा है, ये किसको कवर कर रहा है? फ्लोपियन ट्यूब को। उसके अलावा ये किसको कवर करता है? यूट्रस को, ठीक है, यूट्रस को भी कवर करता है, फ्लोपियन ट्यूब को भी कवर करता है। और इसका कुछ हिस्सा किसको कवर कर लेता है? ओवरीज को भी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रॉड लिगामेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड लिगामेंट। दोबारा सुने, ये एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, जो कि तीन चीजों को कवर करता है। ओवरी को, किसको? फ्लोपियन ट्यूब को, और किसको? यूट्रस को। ओके। और ये राउंड लिगामेंट को भी कवर करता है। और इसका काम क्या है? ये इन तीनों चीजों को कनेक्ट करता है। किसके साथ कनेक्ट करता है? किसके साथ? पेल्विक वाल के साथ, ठीक है, जो पेल्विक बोन है उसकी वाल के साथ ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो पेल्विक वाल के साथ कनेक्ट करता है, तो ये ब्रॉड लिगामेंट है। अब इसके तीन हिस्से होते हैं। ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, इसके तीन हिस्से होते हैं। तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, इसके तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो उसमें हिस्सा, उस आपकी बुक ने लिखा हुआ है, दैट इज योर, उसमें लिखा हुआ है मीजो साल्पिंक्स। तो मुझे बताना, साल्पिंक्स हम किसको कहते हैं? मीजो, मीजो साल्पिंक्स, मीजो साल्पिंक्स। साल्पिंक्स का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड साल्पिंक्स आ जाए, आप क्या सोचोगे? यस, सारे सही बता रहे हैं। जब भी वर्ड साल्पिंक्स आ जाए, आपने सोचना है फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। फ्लोपियन, फ्लोपियन ट्यूब। जब भी साल्पिंक्स आ जाए, तो आपने कहना है फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जो जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट किसको कवर कर रहा है? फ्लोपियन ट्यूब को कर रहा है, उसको हम कहते हैं मीजो साल्पिंक्स। उसको हम क्या कहते हैं? मीजो साल्पिंक्स। इसके अलावा जो दूसरा इसका पार्ट होता है, डेट इज योर मीजो ओवेरियन। उसको हम क्या कहते हैं? मीजो ओवेरियन।
तो ऐसा फोल्ड पेरिटोनियम का जो कि ओवरीज को कवर कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीजो ओवेरियन। तो इसके आगे लिख रहे हैं ओवरीज, ठीक है, जो ओवरीज को कर रहा होगा कवर। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मीजोसाल्पिक्स हो गया, मीजो ओवेरियम हो गया। उसके अलावा जो तीसरा है दैट इज योर मीजोमेट्रियम। तो मीजोमीट्रियम, मीट्रियम हम किसको कहते हैं, मीजोमीट्रियम। मीट्रियम हम कहते हैं यूट्रस को। तो जो ऐसा फोल्ड जो कि यूट्रस को कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं मीजोमीट्रियम। तो जो आपके ब्रॉड लिगामेंट है इसके कितने हिस्से हैं, इसके तीन हिस्से हैं। एक, ठीक है, इसका एक हिस्सा जो कि किसको कवर कर रहा होता है, फ्लोपियन ट्यूब को। इसका दूसरा हिस्सा जो कि किसको कवर कर रहा होता है, मीजो ओवेरियम को, ओवरीज को। इसका तीसरा हिस्सा जो कि किसको कवर कर रहा होता है, मीजोमीट्रियम को, जो कि किसको कवर कर रहा होता है, मीजोमीट्रियम को कवर कर रहा होता है। बिल्कुल आसान सी बातें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब इसमें ये भी हो गया। तो मुझे बताएं कि ये ब्रॉड लिगामेंट की समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं रह गया कि ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है। तो ये उसकी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इसको आप देख सकते हो। बिल्कुल आसान सी ये बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं भूलना, ब्रॉड लिगामेंट नहीं भूलना, और आपका जो सस्पेंसरी सस्पेंसरी नहीं भूलना। उसके अलावा कार्डिनल लिगामेंट नहीं भूलना और ब्रॉड लिगामेंट। ये तीन आपको लाजमी पानी की तरह आने चाहिए, बाकियों की खैर है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। हमारा ब्रॉड लिगामेंट भी हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया है, ब्रॉड हो गया, उसके अलावा ओवेरियन भी हो गया, और इसके अलावा रह गया है जी हमारे पास यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट क्या होता है। तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये लिगामेंट क्या होता है। तो ये क्या होता है, फ्रॉम द बैक ऑफ सर्विक्स। ये कहां से स्टार्ट होता है, बैक ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होता है। जो सर्विक्स की बैक है, बैक ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ये बैक ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होता है कहां तक जाता है, मिडल सैक्रल पीस। जो आपकी मिडल मतलब कि आपको पता है ना, पीछे जो टेल बोन होती है उसको हम सैक्रम कहते हैं। तो मिडल सैक्रल पीस, जो सैक्रल, आप सिर्फ सिंपल याद रखें कि बैक ऑफ सर्विक्स से लेके कहां तक जाता है, मिडल सैक्रल। में आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी, मिडल सैक्रल पीस। मिडल सैक्रल पीस को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, जो कनेक्ट करता है। और ओनली ट्रू लिगामेंट, इट इज ओनली ट्रू लिगामेंट। ये क्या है, ओनली ट्रू लिगामेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ यही ट्रू लिगामेंट है। बाकी जितने भी लिगामेंट्स हमने पढ़े हैं वो ट्रू लिगामेंट नहीं है, वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू, कंडेंस कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर वो क्या है, कोई फोल्ड है, स्मूथ मसल्स है, या फिर इलास्टिक फाइबर है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये इसको ही हम ट्रू लिगामेंट कहते हैं, बाकी सारे फास्ट लिगामेंट है। तो ये क्या करता है, बैक ऑफ सर्विस को कनेक्ट करता है किसके साथ, मिडल सैक्रल पीस के साथ। अब हम सारे जो अपना है ना लिगामेंट्स हमने पढ़े हैं, उसको ना हम एक दफा डायग्राम से रिवाइज करते हैं। तो हमने पहली डायग्राम ये सीखी थी, देखो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने ओवरी देखनी है। ओवरी को जो चीज सस्पेंड कर रही है वो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। उसके बाद ओवरी को जो लिगामेंट उस यूट्रस के साथ अटैच कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओवेरियन लिगामेंट, उसको हम कहेंगे ओवेरियन लिगामेंट। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस को जो सर्विक्स और अपना पेल्विक वाल के दरमियान लिगामेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कार्डिनल सर्वाइकल लिगामेंट। और उसमें क्या होती है, यूट्राइन वेसल होती है। अगर हम हिस्टेक्टमी करेंगे, अगर हम यूट्रस को कट करेंगे तो हम गलती से उसको यूरिटर को डैमेज कर सकते हैं ड्यू टू यूट्राइन वेसल लाइगेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये उसने बनाया हुआ है राउंड लिगामेंट, ठीक है, इट इज योर राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट क्या करते हैं, राउंड लिगामेंट यूट्रस के हॉर्न को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, लेबिया मेजोरा के साथ, लेबिया मेजोरा के साथ। उसके बाद हमारे पास जो आगे था, डेट वाज योर ब्रॉड लिगामेंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ब्रॉड लिगामेंट में क्या होते हैं इसके, इट इज नथिंग बट इट इज पेरिटोनियल फोल्ड। ये पेरिटोनियल फोल्ड ही होता है, ये कुछ भी नहीं होता। और ये क्या करता है, ये उसको राउंड लिगामेंट को भी कर लेता है, फ्लोपियन ट्यूब को भी कर लेता है, और ओवरीज को भी कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ऐसा इसकी फोल्ड जो कि ओवरीज को कर रहा है उसको हम कहते हैं मीजो ओवेरियम। ऐसा फोल्ड जो कि फ्लोपियन ट्यूब को कर रहा है इसको हम कहते हैं मीजोसैल्पिंक्स। और ऐसा फोल्ड जो कि किसको कर रहा है, ओवरीज भी हो गई, यूट्रस को कर रहा है, उसको हम कहते हैं मीजोमीट्रियम। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये उसने स्केच वाली एक डायग्राम बना के आपको दिखाई हुई है कि जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है वो क्या होता है, बैक ऑफ सर्विक्स। ये देखो, ये क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के ये उसने क्या बनाया हुआ है, इट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स के पीछे से बैक ऑफ सर्विक्स, और जो आपकी ये बोन है, ठीक है, टेल बोन और सर्विक्स के दरमियान जो लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। और इट इज ओनली ट्रू लिगामेंट। ये क्या है, ओनली ट्रू लिगामेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू लिगामेंट है, बाकी सारे फॉल्स लिगामेंट है। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी लिगामेंट्स हैं या तो वो कंडेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, या तो वो क्या है,
इलास्टिक फाइबर्स है, यहाँ तो वो क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो वो ट्रू लिगामेंट नहीं है। सिर्फ ट्रू लिगामेंट कौन सा है पेल्विस में, दैट इज योर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अब मुझे जरा जल्दी से एक दफा बता दें कि लिगामेंट समझ आ जाएंगे, याद रहेंगे, भूलेंगे तो नहीं आज के बाद, जल्दी बताएं। चलें जी, सबको समझ आ चुकी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर सबको समझ आ गई है और आपको ये भूलने नहीं चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने गायनाकोलॉजी में जाना है आगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम में भी इसका एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं। हम जरा एक दफा बुक पे चलते हैं और हमने क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। तो ये आ गई आपकी बुक, यूट्रोसैक्रल, कार्डिनल, उसके अलावा ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, इनफंडिबुलो पेल्विक। ये सारे आपने इसको रट्टा मारना है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे आपने उसने ना दो डिजीजेस बताई हुई हैं जो कि बहुत आसान है। एक को हम कहते हैं एडिनेक्सल एडनेक्सल टोर्शन, और दूसरे को हम कहते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। ये बहुत आसान सी है, इसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या आपको उसने बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है एडिनेक्सल टोर्शन, ठीक है। टोर्शन का मतलब होता है बल खाना, इसको उर्दू में आगे लिख लें बल खाना। तो एडिनेक्सल टोर्शन, एडनेक्सल एडनेक्सल टोर्शन। अच्छा, एडनेक्सल हम किसको कहते हैं, एनीथिंग दैट इज नियर टू ओवरीज एंड यूट्रस, उसको हम कहते हैं एडिनेक्सल। आगे हम पढ़ेंगे एडनेक्सल मैस। अगर आपको ओवरी और यूट्रस के दरमियान कोई मैस पल्पेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एडनेक्सल मैस। तो एडनेक्सल टोर्शन का मतलब क्या होगा, एडनेक्सल टोर्शन का मतलब क्या होगा, इसके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ट्विस्टिंग, बल खा जाती हैं, ठीक है। इट इज ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी, ठीक है, ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी, ओवरी एंड फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी एंड फ्लोपियन ट्यूब। जो ओवरी या फिर फ्लोपियन ट्यूब एंड फ्लोपियन ट्यूब क्या हो जाए, बल खा जाए, किसके दरमियान, अपने इर्द गिर्द बल खा जाए, इसको हम कहते हैं एडिनेक्सल टोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एडिनेक्सल टोर्शन। या फिर क्या हो, देखो उसने लिखा हुआ है ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी एंड फ्लोपियन ट्यूब अराउंड इन फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। तो हम आसान लफ्जों में लिख लेते हैं कि ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी एंड फ्लोपियन ट्यूब अराउंड, ठीक है, अराउंड किसके अराउंड, सस्पेंसरी लिगामेंट, अराउंड सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट के अगर बल खा जाए कौन, फ्लोपियन ट्यूब, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिनेक्सल टोर्शन। तो मुझे बताना, मैं भूल गया हूं कि सस्पेंसरी लिगामेंट में कौन सी आर्टरी होती थी, बताना तेरा शाबाश। सस्पेंसरी लिगामेंट में कौन सी आर्टरी होती है, जल्दी बताएं। ओवेरियन आर्टरी, डॉक्टर आशा एक्सीलेंट, डॉक्टर ने भी सही बता रही है। ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी किस में होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट में होती है। तो अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ कि देखो जो ओवेरियन वेसल की हमने बात की थी, जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है इसमें ओवेरियन वेसल और ओवेरियन इसमें ना ओवेरियन वेसल्स होती हैं। ओवेरियन वेसल का मतलब है कि ओवेरियन आर्टरी भी होगी और ओवेरियन वेन भी होगी, आर्टरी भी होगी और क्या होगी, वेन भी होगी। अच्छा मुझे बताएं शाबाश कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है या वेन में ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है या वेन में ज्यादा होता है, जल्दी बताएं। ऑफ कोर्स आर्टरी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और वेन में प्रेशर कम होता है। ओके, अब मुझे ये भी बता दें, चलें आप इतना माशाल्लाह बता रहे हैं तो मुझे ये भी बात बता दें कि अगर मैं जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट है इसको मैं कंप्रेस करूं तो पहले वेन कंप्रेस होगी या पहले आर्टरी कंप्रेस होगी, जल्दी बताएं। पहले वेन कंप्रेस होगी या पहले आर्टरी बंद हो जाएगी, ऑफ कोर्स पहले वेन बंद होगी। क्यों, क्योंकि वेन का प्रेशर कम है, वेन का प्रेशर कम है। तो पहले क्या होगी, पहले वेन बंद हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। देखो आपकी बुक ने इसको कैसे लिखा हुआ है, आपने आपकी बुक ने पहली लाइन ये लिखी है कि ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी एंड फ्लोपियन ट्यूब अराउंड इन फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट या फिर इन फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के इर्द गिर्द अगर फ्लोपियन ट्यूब बल खा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिनेक्सल टोर्शन। फर्ज करो ये टोर्शन हुई, बल खा गई, तो क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ ओवेरियन वेसल इन फंडिबुलो लिगामेंट। फर्ज करो कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट था इसके इर्द गिर्द क्या हुई, टोर्शन हुई, इसके इर्द गिर्द क्या हुई, टोर्शन हुई, बल खा गई। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स एंड वेन फ्लो, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ब्लॉक होगी, क्या क्या ब्लॉक होगी, लिम्फेटिक्स, जो ओवरीज की लिम्फेटिक्स हैं, जो ओवरीज की लिम्फेटिक्स है, जरा मैं चेक करूं आपको कितना आता है। मुझे बताएं अगर ओवरीज में कैंसर हो जाए तो हम कौन सा नोड पल्पेट करते हैं, जल्दी बताएं। हमने कहा था अगर ओवेरियन कैंसर हो या टेस्टिस का कैंसर हो तो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड हम पल्पेट करते हैं। हम क्या करते हैं, पैरा एओर्टिक, जो एओर्टा के इर्द गिर्द होते हैं लिम्फ नोड, उनको हम पल्पेट करते हैं। तो ये एमसीक्यू था। तो अब क्या हुई, ब्लॉक्स लिम्फेटिक्स और वेन्स। सबसे पहले क्या होंगी, वेन्स और जो हमारी लिम्फेटिक्स है वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। जब वेन्स और लिम्फेटिक्स ब्लॉक होंगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि ब्लड वापस नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड रिटर्न नहीं हो पा रहा। तो मुझे बताएं अडीमा डेवलप हो जाएगा या नहीं होगा। अगर कोई बंदी है उसमें एडिनेक्सल टोर्शन हुई है, वेन उसकी ब्लॉक हो चुकी है, वापस ब्लड नहीं जा रहा, तो इसमें हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी, इसमें हमें फाइंडिंग मिलेगी ओवेरियन अडीमा।
ठीक है, ये इतना पेनफुल नहीं होता ओवेरियन एडिमा, इसमें इतनी खास पेन नहीं होती, इसमें सिम्टम्स आते हैं, फीवर वगैरह होता है लेकिन पेन नहीं होती। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ओवेरियन एडिमा मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर ये बल इतना ज्यादा शदीद है, अगर ये बल इतना ज्यादा शदीद है, तो फर्ज करो उसकी जो आर्टरी थी, ओवेरियन आर्टरी भी ब्लॉक हो जाती है। फर्ज करो ओवेरियन आर्टरी बी ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होगा? अगर ओवेरियन आर्टरी बी ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? नेक्रोसिस होगी। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसकी क्या होगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, हाइपोक्सिया होगा, तो क्या होगी, नेक्रोसिस होगी। प्लस उसमें क्या होगा, लोकल हेमरेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, लोकल हेमरेज के, चूंकि आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है तो वहां पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, और क्या होगा, नेक्रोसिस होगी। तो लोकल हेमरेज, लोकल हेमरेज और क्या होगा, नेक्रोसिस होगी। तो जब नेक्रोसिस होती है तो शदीद पेन होती है। ठीक है, तो इसमें जो वो खतून होगी उसको शदीद पेन होगी उसके पेल्विक रीजन में। तो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी में क्या मिलेगा आपको, नेक्रोसिस मिलेगी और क्या मिलेगा, लोकल हेमरेज मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ अडीमा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिम्फेटिक्स और वेन्स क्या है, ब्लॉक है, बाकी आर्टरी अभी चल रही है। क्यों आर्टरी चलती है? क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है और वेन में प्रेशर कम होता है। तो इट इज योर एडिनेक्सल टोर्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें हम दो बातें करते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो, अगर फ्लोपियन ट्यूब या ओवरी बल खा जाए, किसके इर्द गिर्द बल खा जाए, सस्पेंसरी लिगामेंट के इर्द गिर्द बल खा जाए या ओवेरियन लिगामेंट के इर्द गिर्द बल खा जाए, तो इसको हम कहते हैं एडिनेक्सल टोर्शन। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट के इर्द गिर्द बल खा जाए, तो सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होती है, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन, लिम्फेटिक्स होते हैं। तो अगर वो उसके इर्द गिर्द बल खा जाएगी तो सबसे पहले क्या होगी, वेन और लिम्फेटिक्स बंद होगी, क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है। तो जब पहली फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी, पहले आपको मिलेगी ओवेरियन एडीमा, पहले आपको ओवेरियन एडीमा मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब आर्टरी भी बंद कर बैठोगे आप, जो वो बल है, जो ट्विस्टिंग वो इतनी शदीद होगी कि आर्टरी भी ब्लॉक हो जाएगी, तो क्या होगा, वो जो ओवरी होगी उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी और उसको क्या होगा, लोकल हेमरेज, मतलब कि जहां से वो आर्टरी बल खाएगी वहां पे उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लोकल हेमरेज और नेक्रोसिस मिलेगी और ये शदीद पेनफुल होती है, इट इज वेरी पेनफुल। ये बहुत पेनफुल होती है औरत के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी उसमें लिखा हुआ है कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है। तो इसकी जो एसोसिएशन है, मतलब इसके साथ आपको क्या मिल सकता है, एसोसिएशन इसकी किसके साथ है, इट इज एसोसिएटेड विद ओवेरियन मैस। जो ओवेरियन मैस के साथ इसकी एसोसिएशन है, ओवेरियन मैस के साथ इसकी एसोसिएशन है। और ये प्रेजेंटेशन कैसे होती है, मतलब आपके पास ये मरीज कैसे आएगा, तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि इसमें क्या होगा, एक्यूट पेल्विक पेन, इसमें शदीद एक्यूट एक्यूट पेल्विक पेन, इसमें जो वो खतून होगी उसको एक्यूट पेल्विक पेन होगी, एक्यूट पेल्विक पेन होगी, एडिनेक्सल मैस। ठीक है, एक्यूट एडिनेक्सल मैस मिलेगा, मतलब कि जो उसकी ओवरी और जो उसकी यूट्रस है उसके इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा, मैस मिलेगा, एडिनेक्सल मैस मिलेगा, एक्यूट पेल्विक पेन मिलेगी। और उसको क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, उसको क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी। और ये इट इज सर्जिकल इमरजेंसी। ये इतनी शदीद होती है कि इसको हमें इमरजेंसी में ठीक करना पड़ता है और उसकी हम सर्जरी करेंगे फिर ठीक होगा। तो इट इज सर्जिकल इमरजेंसी, इट इज सर्जिकल इमरजेंसी। तो मुझे बताएं, एडिनेक्सल टोर्शन की समझ आ गई या कंफ्यूज तो नहीं हो गए? आसान सी बातें हैं इसमें, बिल्कुल। इसको एक दफा बुक से रीड कर लेना, कोई इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई। चलें जी, ठीक हो गया, सबको समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एडिनेक्सल मैस भी हो गया। अब हम बात करते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की। ये इसको हम ना गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे दोबारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ऑर्गन पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? प्रोलैप्स का मतलब होता है प्रोट्यूडिंग। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकला हुआ। फर्ज करो एक खतून है और उसकी, मतलब फर्ज करें ये उसकी वजाइना है, ठीक है, फर्ज करें। तो उसके जो पेल्विक ऑर्गन्स होंगे, जो उसके पेल्विस में पेल्विक जो उसका पेल्विस में ऑर्गन्स पड़े हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रोलैप्स कर जाएंगे, वो वजाइना से बाहर निकले होंगे। और आप सोच के देखो कि ये कितना डरावना सीन होगा कि आपके पास एक खतून आती है और उसके जो पेल्विक ऑर्गन्स के टिश्यूज हैं वो उसकी वजाइना से बाहर निकले हुए हैं। तो ये काफी खतरनाक होता है और ये प्रेगनेंसी में भी होता है। और इसमें जो सबसे मेजर है, इसमें होता है ना, डेट इज योर मल्टी पैरिटी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो कि गायनेकोलॉजी में लिखा हुआ है, डेट इज योर मल्टी पैरिटी। अच्छा, किसी को पता है ग्रेविडिटी और पैरिटी में क्या फर्क होता है? मल्टी पैरिटी मतलब कि अच्छा, हमसे देखते हैं, चलो आज हमारे पास अभी टाइम है तो हम इसको देख लेते हैं। मल्टी पैरिटी और ग्रेविडिटी में क्या फर्क होता है? एनीवन जी, अगर हॉस्पिटल कभी प्रैक्टिस की हो तो आपने अगर गायनाकोलॉजिस्ट में रूम तक जाने की आपको अगर इजाजत मिली हो, तो जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है ना, जब आप हर खतून से हिस्ट्री ले रहे होते हो ना, तो आप उसमें दो लफ्ज लिखते हो। आप उसमें लिखते हो जी पी, ठीक है, जी पी लिखते हो। आप लिखते हो कि फर्ज करो इसकी जो ग्रेविटी जो इसकी ग्रेविडिटी है वो 4 है और इसकी पैरिटी कितनी है, 1 है। या फिर आप इस तरह लिखते हो, इसकी ग्रेविडिटी कितनी है, 3 है और इसकी पैरिटी कितनी है, 2 है। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रेविडिटी और पैरिटी का मतलब क्या होता है।
तो चलो आसान लफ्जों में इसकी बात करते हैं। ग्रेविडिटी और पैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ना, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ये उसमें पुराने एडिशन में नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ न्यू एडिशन में है, तो आप इसको पीडीएफ से देख सकते हो। अच्छा, ग्रेविडिटी और पैरिटी का आपको लफ्ज मतलब पता होना चाहिए। देखो, पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी का आगे लिख लें, पैरिटी के आगे लिख लें नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि एक खतून कितनी दफा प्रेग्नेंट हुई है उसको हम कहते हैं पैरिटी। पी से पैरिटी और पी से सॉरी सॉरी उलट हो गया, देखो उलट हो गया। जो ग्रेविडिटी होती है, जो ग्रेविडिटी होती है, ग्रेविडिटी क्या होता है? प्रेगनेंसी। जो ग्रेविडिटी होता है, उलट हो गया, इसको ठीक कर दें। देखो, जो ग्रेविडिटी होती है, ग्रेविडिटी, ग्रेविडिटी के आगे लिख लें नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, कि एक खतून कितनी दफा प्रेग्नेंट हुई है, एक खतून कितनी दफा प्रेग्नेंट हुई है, उसको हम कहते हैं ग्रेविडिटी। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविडिटी कहते हैं। ग्रेविडिटी, कितनी दफा वो क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। ओके। पैरिटी हम किसको कहते हैं? पैरिटी हम किसको कहते हैं? कि उसके कितने बच्चे, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई लेकिन उसके कितने बच्चे मोर देन 20 ईयर्स, और सॉरी मोर देन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज, मतलब कि मोर देन 20 वीक से आगे गए। उस देखो, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। हम एक खतून ले लेते शकीला। फर्ज करें कि मतलब उसकी 4 दफा प्रेगनेंसी हुई, 4 दफा उसकी यूट्रस में क्या हुई? प्रेगनेंसी हुई 4 दफा। तो इसकी ग्रेविडिटी क्या होगी? उसकी ग्रेविडिटी होगी 4। उसकी ग्रेविडिटी क्या होगी? 4। लेकिन उसमें चारों दफा क्या हो गया? अबॉर्शन हो गया। तो उसकी पैरिटी कितनी होगी? 0। उसकी पैरिटी कितनी होगी? 0। तो इसको हम कहते हैं पैरिटी, उसको हम क्या कहते हैं? पैरिटी कहते हैं। उसके बाद फर्ज करो एक और खतून है, और वो फर्ज करें 3 दफा प्रेग्नेंट हुई, और उसके तीनों बच्चे सही सलामत जिंदा हैं, तो उसकी पैरिटी क्या होगी? 3 होगी। उसकी पैरिटी क्या होगी? 3 होगी। एक और खतून है, और उसके वो कितनी दफा प्रेग्नेंट हुई? फर्ज करो 6 दफा वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसके उसके जो 3 बच्चे थे, वो 20 हफ्तों से पहले ही उसका अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन का तो पता चल जाएगा ना, 20 हफ्तों से पहले जो बेबी जाया हो जाए उसको अबॉर्शन कहते हैं। तो अगर फर्ज करो 6 दफा वो प्रेग्नेंट हुई, उसके 3 दफा जो बेबी था वो उसका अबॉर्ट हो गया, वो 20 हफ्तों 20 वीक से पहले ही अबॉर्ट हो गया, तो 3 अभी जिंदा है, तो उसकी पैरिटी कितनी होगी? 3 होगी। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। आपके पास एक खतून आती है, आपके पास एक खतून आती है, और आप उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह लिखते हो कि वो ग्रेविड कितनी है? शी इज ग्रेविड 11, शी इज ग्रेविड 11, बट उसकी जो पैरिटी है इट इज ओनली 2। तो मुझे बताएं कि उसकी प्रेगनेंसी कितनी है और उसके बच्चे कितने जिंदा हैं? उसके कितने बच्चे जिंदा हैं और उसकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है? उसकी 11 प्रेगनेंसीज हैं और उसमें 2 बच्चे क्या हैं? जिंदा है। तो इसको हम कहते हैं पैरिटी। इसको हम क्या कहते हैं? पैरिटी। तो आज के बाद आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मल्टी पैरिटी। अच्छा, अब आपके वर्ड वर्ड लिखा हुआ है मल्टी पैरिटी। तो मल्टी पैरिटी का मतलब क्या है? मल्टी पैरिटी का मतलब क्या है? कि इसमें क्या होगा? इसमें बार बार वो जो उसके बच्चे हैं, वो मतलब कि काफी ज्यादा उसके बच्चे, इसको आपने मल्टी पैरिटी में उसने आपको ये बताने की कोशिश की है कि उसके नंबर ऑफ डिलीवरीज ज्यादा है, मतलब उसमें जो उसने काफी ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं। सर, सिर्फ अबॉर्शन वाले को पिटाइटी में काउंट करेंगे या आफ्टर नॉर्मल गेस्टेशन डेथ हो जाए तो भी? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर आयशा, आप समझ नहीं रही। देखें, जो पैरिटी है, देखो ग्रेविडिटी क्या है? कि कितनी दफा आपकी कितनी दफा जो खतून की यूट्रस है उसमें प्रेगनेंसी हुई है, उसको हम कहते हैं ग्रेविडिटी। उसमें चाहे वो बच्चा जिंदा रहे, मर जाए, हमारी तरफ से जाए बाहर में, कितनी दफा उसकी यूट्रस में प्रेगनेंसी हुई है, इसको हम कहते हैं ग्रेविडिटी। पैरिटी हम किसको कहते हैं? कि उसके कितने बच्चे मोर देन 20 वीक से आगे गए, मोर देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से कितने बच्चे आगे गए, इसको हम कहते हैं पैरिटी। तो इसको आप अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की हो तो आपने ये देखना है कि उसने ना इस तरह लिखा होता है G11P2, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये कितनी दफा इसको प्रेगनेंसी हुई? इसको 11 दफा प्रेगनेंसी हुई, लेकिन इसके 2 बच्चे क्या हैं? 2 बच्चे इसके मोर देन 20 वीक से आगे गए। मोर देन 2 बेबीज इसके क्या हुए? पास हुए 20 वीक से। तो ये इसको खैर छोड़े, ये गायनी की बातें हैं, लेकिन आपको ये टर्म्स आनी चाहिए क्योंकि आगे ये रिपीट होंगी। मल्टी पैरिटी, ग्रेविड यूट्रस। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविड का मतलब क्या होता है। ग्रेविड का उर्दू में मतलब होता है भरा हुआ। तो आपकी जो यूट्रस होती है वो कितनी दफा भरती है प्रेगनेंसी की वजह से, इसको हम कहते हैं ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेविडिटी। तो ग्रेविडिटी इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, एंड पैरिटी इज नंबर ऑफ चाइल्ड दैट रीच अबव 20 वीक्स, के 20 वीक से ऊपर कितने उसके बच्चे जाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरिटी। कुछ वुमेन के अबॉर्शन से बच्चे जाया हो, कुछ साल बाद बच्चा सर्वाइव हो, तो 2 प्रेगनेंसी पर पैरिटी हो, ऐसे क्या? अ, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। पी इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक्स। यस डॉक्टर जिशान, आप सही कह रहे हैं कि जो पी है वो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है, लेकिन मोर देन 20 वीक।
जो जी है इट इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे वो 20 वीक से पहले या 20 वीक से बाद है। खैर इसको छोड़े, अब मुझे पता है आप सारे कंफ्यूज हो गए, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और ये टॉपिक बिल्कुल आसान सा है, उसमें ये लिखा हुआ है हर्निएशन। ठीक है, हर्निएशन का मतलब होता है प्रोलैप्स। हर्निएशन, हर्निएशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, हर्निएशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स की हर्निएशन हो। ठीक है, हर्निएशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स टू आर बियॉन्ड। ठीक है, टू आर बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, कि एक लिमिट से आगे। टू आर बियॉन्ड द वेजाइनल वॉल्स, कि जो वेजाइना की वॉल्स है उससे उस तक या उससे आगे अगर हर्निएशन हो जाए, किसकी हर्निएशन हो जाए, पेल्विक ऑर्गन की, तो इसको हम कहते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। इसमें सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो मरीज आएगा उसकी वजाइना से क्या हो रहे हैं, वजाइना से उसके जो पेल्विक ऑर्गन है वो बाहर लटक रहे होंगे। ठीक है, बाहर निकले हुए होंगे, तो उसको हम कहते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। और ये बहुत डरावना सीन होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड, इसका सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, दैट इज मल्टीपैरिटी, कि उस जो वो जो खतून होती है उसके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उससे डिलीवरी, उसकी जो नंबर ऑफ डिलीवरीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है। इसके अलावा मल्टीपैरिटी, इसका जो रिस्क फैक्टर है दैट इज मल्टीपैरिटी। अच्छा मुझे मैं बताना, मैं जरा भूल गया हूँ, मल्टीपैरिटी वाज रिस्क फैक्टर ऑफ यूरिन इनकॉन्टिनेंस। मुझे बताना वो कौन सा इनकॉन्टिनेंस था जिसमें मल्टीपैरिटी रिस्क फैक्टर था, जल्दी बताएं। मैंने आपको बताई भी थी कि बल्कि मैं आपको बता दे तो फिर तो आपको पता चल जाएगा। बताना मुझे जरा कि मल्टीपैरिटी वाज रिस्क फैक्टर ऑफ व्हाट, स्ट्रेस। जी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। मैंने कहा था ना कि एक खतून आपके पास आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जब फैमिली गैदरिंग में बहुत ज्यादा हंसती हूँ तो क्या होता है, मेरी यूरिनेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, के थोड़ा सा अब्डोमिनल कैविटी पर स्ट्रेस आता नहीं है कि क्या हो जाता है, यूरिनेशन हो जाती है। तो इसमें इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है दैट इज आल्सो मल्टीपैरिटी, के उस खतून के आप जब बच्चे पूछेंगे तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब बस कम ही है, माशाल्लाह 10-11 ही है। तो उसके बच्चे ज्यादा होंगे, जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो उसके जो पेल्विक फ्लोर के मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका यूरिनेशन हो जाती है। तो मल्टीपैरिटी भी हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मल्टीपैरिटी हो गया। उसके अलावा है जी एज, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तब भी प्रोलैप्स हो सकता है। उसके अलावा ओबेसिटी, के मोटापापन। ठीक है, मोटापा, एज और मल्टीपैरिटी, दे आर रिस्क फैक्टर फॉर पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के ये क्या है, रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि इसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगी, तो ये इट विल बी, इसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगी, प्रेजेंटेशन आपको अल्लाह भला करे मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, पेल्विक प्रेशर, पेल्विक प्रेशर, टिश्यू प्रोट्रूजन फ्रॉम वजाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टिश्यू, जो पेल्विक टिश्यू होंगे वो प्रोट्रूड हुए होंगे, बाहर निकले होंगे, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन फ्रॉम वजाइना, प्रोट्रूजन फ्रॉम वजाइना, वजाइना से जो उसके पेल्विक टिश्यूज होंगे वो बाहर निकले हुए होंगे। उसके बाद और क्या होगा, पेल्विक प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, उसको बार बार यूरिन आएगा, भाई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात कर रहा है। और कॉन्स्टिपेशन होगी, उसको क्या होगी, कब्ज होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, और क्या होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, और क्या होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन, उसका उस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी क्या होगी, लो होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। और क्या होगा, टिश्यू प्रोट्रूजन, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, टिश्यू प्रोट्रूजन फ्रॉम वजाइना, उसके जो वजाइना होगा उसमें जो उसके पेल्विक टिश्यू होंगे वो बाहर निकले हुए होंगे, और ये बड़ा ड्रोना सीन होता है। अच्छा, इसके बाद उसने लिखा हुआ है कंपार्टमेंट्स के बारे में, कि अगर इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स, इंटीरियर वॉल के जो इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स हो जाए तो क्या होगा। तो इंटीरियर वॉल आपको पता होना चाहिए कि जो पेल्विक्स है इसके हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो जो अगर इंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हो तो इसमें क्या होता है, ब्लैडर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्लैडर। तो इसमें ब्लैडर प्रोलैप्स होगा, और ये मोस्ट कॉमन है, जो ब्लैडर वाला इट इज मोस्ट कॉमन। और इसको अगर ब्लैडर में क्या होता है, रेक्ट, हाँ ब्लैडर में क्या हो जाए, अगर पानी भर जाए, एडिमा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सिस्टोसील। ठीक है, तो सिस्टोसील होगा या ब्लैडर, इसमें क्या होगा, बाहर निकला होगा, ब्लैडर के टिश्यू बाहर निकले हुए होंगे। उसके अलावा अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो, अगर क्या हो, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या हो, प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हो तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, रेक्टम। ठीक है, ब्लैडर के पीछे क्या होता है, रेक्टम। तो रेक्टम, रेक्टम में अगर पानी भर दे तो इसको हम कहते हैं रेक्टोसील, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टोसील। और ये स्मॉल बॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यूज हो सकते हैं। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आपके पास एक मरीज आया और उसकी वजाइना से स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई है, तो ये बड़ा डरावना सीन होता है। तो रेक्टम, और क्या है, स्मॉल बाउल, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अगर प्रोलैप्स हो तो ये होता है। उसके अलावा एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हो तो क्या होगा, अगर एपिकल कंपार्टमेंट हो, ठीक है, एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हो तो क्या होगा। तो एपिकल कंपार्टमेंट में उसने लिखा हुआ है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस हो गई, सर्विक्स हो गई। उसके अलावा वजाइनल वॉल्ट। ठीक है, वजाइनल वॉल्ट, तो वजाइनल वॉल्ट हो गई, सर्विक्स हो गई, यूट्रस हो गई, ये सारे क्या होंगे, दे विल बी प्रोलैप्स्ड फ्रॉम द वजाइना, और ये बाहर निकले होंगे एयर में।
उसके अलावा है यूट्राइन प्रोसीडेंशिया, हर्निएशन इन्वॉल्विंग ऑल थ्री कंपार्टमेंट्स, कि अगर तीनों कंपार्टमेंट्स क्या हो जाए, तीनों कंपार्टमेंट्स की हर्निएशन हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। इसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं कि इसकी आपको समझ आई है या नहीं आई, इसकी आपको समझ आई है या नहीं आई। फर्ज करो अगर कोई बंदा है, ठीक है, जो नॉर्मल क्या होता है कि ये पीनस है और पीनस के दरमियान में क्या होता है, यूरिथ्रा होती है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन लगाई है, इट इज यूरिथ्रा। ये क्या है, यूरिथ्रा, और फ्रंट से उसका क्या आ रहा होता है, यूरिन आ रहा होता है बाहर, इस मतलब कि जो यूरिथ्रा होती है वो स्ट्रेट होती है। लेकिन 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 अगर कोई बंदा, अगर कोई बच्चा किस्मत का मारा हुआ है, उसमें क्या होगा, अब नॉर्मल ओपनिंग ऑफ पिनाइल यूरिथ्रा, जो पीनस का यूरिथ्रा था वो अब नॉर्मल ओपनिंग होगी, वो सामने की नहीं होगी, लेकिन वो नीचे वेंट्रल साइड पे होगी। ठीक है, वेंट्रल साइड, वेंट्रल कहते हैं, देखो वेंट्रल कहते हैं सामने वाली सरफेस को, लेकिन एनाटॉमिकली जो पीनस होता है, पीनस की जो डाउन मतलब नीचे वाली हिस्सा होता है, नीचे वाली सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में क्या होगा, वेंट्रल साइड में उसकी क्या होगी, ओपनिंग होगी, ड्यू टू फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड। ठीक है, तो जो यूरिथ्रा होता है ना, ये फोल्ड से बनता है, डिफरेंट आपके फोल्ड आते हैं, वो यूरिथ्रा बनाते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें आपने ये बात याद रखना है कि हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो इसमें जो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो पीनस होगा उसकी नीचे की तरफ होगी। और इसका मरीज मैंने देखा हुआ है अपनी लाइफ में, ये इसमें ना, इनमें यूरिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब ये यूरिनेशन करते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा इनमें प्रॉब्लम आती है, तो इसमें इसको ना हम सर्जरी से ठीक करते हैं। और उसने लिखा हुआ है कि हाइपोस्पोडियोसिस इज मोर कॉमन देन एपिस्पेडियोसिस एंड इट इज एसोसिएटेड विद इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया हम जीआईटी में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, आपकी एक इंग्वाइनल कैनाल होती है। देखो मुझे बताना जरा, टेस्टिस कहाँ पे बनते हैं, जो मर्द होते हैं, जो मर्द होते हैं उनमें टेस्टिस कहाँ पे होते हैं। जी डॉक्टर तरीम, इनमें फर्टिलिटी नॉर्मल होती है। जो मर्द होते हैं इनमें टेस्टिस पहले अब्डोमिन में बनते हैं, लेकिन बाद में वो नीचे नीचे चले जाते हैं, हैंग डाउन कर जाते हैं। और मुझे बताना वो किसके थ्रू जाते हैं, वो किस रास्ते के थ्रू जाते हैं नीचे। जी जल्दी बताएं, मैं सबको लिखवाता हूं अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो। इंग्वाइनल कैनाल, देखो, जो आप, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि बच्चे में टेस्टिस कहाँ पे बनते हैं, तो बच्चे में टेस्टिस कहाँ पे बनते हैं, बच्चे में टेस्टिस बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन में बनते हैं। लेकिन एक कैनाल होती है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल, इसको हम जेआईटी में पढ़ेंगे। एक कैनाल होती है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ये टेस्टिस इसके अंदर, जो टेस्टिस होते हैं इंग्वाइनल कैनाल के अंदर सफर करते हैं, करते हैं, करते हैं, और कहाँ आ जाते हैं, नीचे पेल्विस में आ जाते हैं, पेरिनियम में आ जाते हैं। और इस तरह जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे हैंग कर जाते हैं। तो इसको हम, अगर ये ना हो, अगर ये चीज ना हो, तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, के जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रह गए, वो नीचे नहीं आए। ठीक हो गया, तो ये इसमें बात है। तो एसोसिएटेड विद एंग्वाइनल हर्निया, के फर्ज करो किसी बंदे में क्या है, एंग्वाइनल हर्निया है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है, कोर्डिया डाउनवर्ड और अपवर्ड बेंडिंग ऑफ पीनस है, मतलब कि जो पीनस है उसका या वो अपवर्ड बेंड है या डाउनवर्ड बेंड है, इसको हम कहते हैं कॉर्डी। एंड कैन बी सीन विद 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। जरा मुझे बताना शाबाश, के 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी अगर हो तो कौन सा जेनेटिलिया डेवलप नहीं होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल। जल्दी बताएं, जल्दी, आज आसान है ना टॉपिक काफी हद तक। डीएचटी नहीं बनेगा और एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप नहीं होगा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होगा, एम्बिगुअस होगा। तो अगर क्या हो जाता है, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है, उसको हाइपोस्पोडियोसिस होने के चांसेस होते हैं। ये मैंने इसका मरीज देखा हुआ है, इसको सर्जरी करके ठीक करते हैं। इसमें हर चीज नॉर्मल होती है, इसको सिर्फ यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, ये सही तरह यूरिन नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जो आपकी वो ओपनिंग थी, यूरिथ्रल ओपनिंग, वो सामने की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ होती है, वेंट्रल साइड पे होती है पीनस के। तो इसको हम कहते हैं हाइपोस्पोडियस। हाइपोस्पोडियस। दूसरी तरफ हम चलते हैं और आगे है जी एपिस्पोडियस। दैट इज एपी, एपी का मतलब होता है ऊपर। तो इसमें क्या होगा, ये थी नॉर्मल, जो यूरिथ्रल ओपनिंग थी वो क्या होनी चाहिए थी, सामने की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डोर्सल सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल सरफेस। एनाटॉमिकली जो पीनस की ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम डोर्सल कहते हैं, और जो नीचे वाली होती है उसको हम वेंट्रल कहते हैं। तो डोर्सल सरफेस के ऊपर अगर ओपनिंग हो तो इसको हम कहते हैं एपिस्पोडियस, इसको हम क्या कहते हैं, एपिस्पोडियस। और एपिस्पोडियस में क्या लिखा हुआ है उसने, अब ओपनिंग ऑफ पिनाइल यूरिथ्रा। ये जो पिनाइल यूरिथ्रा है उस वो क्या होगी, ओपन, उसकी अब नॉर्मल होगी आर डोर्सल सरफेस ड्यू टू फॉल्टी पोजीशनिंग ऑफ जेनिटल ट्यूबरकल। कि अगर जेनिटल ट्यूबरकल, जेनिटल ट्यूबरकल के आगे लिख लें कि जेनिटल ट्यूबरकल वो वाला एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर होता है जिसने जेनिटल्स बनाने होते हैं, जिसने क्या बनाने होते हैं, जेनिटल्स बनाने होते हैं। तो जेनिटल ट्यूबरकल इज दैट स्ट्रक्चर जो कि क्या बनाता है, जेनिटल्स बनाता है। और इसमें क्या है, इसमें होता है एक्सिस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर एसोसिएटेड विद एपिस्पोडियोसिस। ठीक है, एपिस्पोडियोसिस इसकी जो एक्सिस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है वो इसके इसके साथ जुड़ी होती है। तो मुझे जरा जल्दी से बताएं, ये समझ आ गई है, जल्दी बताएं। की बातें की हैं कि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। उसने आपको ये बताया हुआ है कि जेनिटल ट्यूबरकल में कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं।
तो जो होता है जेनिटल ट्यूबरकल है, अगर उस पे एस्ट्रोजन एक्ट करे तो वो ग्लांस क्लिटोरिस बना देता है। लेकिन क्लिटोरिस का एनालॉग क्या है मेल में, डेट इज ग्लांस पीनस। जो पीनस का ग्लांस होता है, ग्लांस हम कहते हैं जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उभरा हुआ, उसको हम ग्लांस ऑफ पीनस कहते हैं। तो जो लेडीज होती हैं इनमें क्लिटोरिस होता है, और उसका एनालॉग मेल में क्या होता है, उसका एनालॉग होता है ग्लांस पीनस। उसके अलावा वेस्टिबुलर बल्ब्स, और इसमें क्या होता है कार्पस कैवर्नोजम एंड स्पोंजियोजम, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी, इसको सिर्फ आपने पढ़ लेना है, ये कितना कोई खास नहीं है। एनालॉग्स क्या आते हैं इसको सिर्फ आपने एक दफा रीड करके छोड़ देना, इतना कोई खास नहीं है। इसका एमसीक्यू मुझे नहीं लगता इसमें आएगा कुछ। पीछे चलते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। अब हमारा रह गया था ये वाला हिस्सा, फ्रेंजियल पाउच डेरिवेटिव्स। नहीं, ये हमने पाउच कर लिए थे। हमारा ये रह गया था ये वाला फ्रेंजियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव। फ्रेंजियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव रह गए थे, ठीक है। तो इसको हम खत्म कर लेते हैं। डॉक्टर मारिया आई थिंक आज नहीं आई, उन्होंने ये पूछा भी था कि हमने फ्रेंजियल क्लेफ्ट छोड़ दिए हैं, तो हम आज इसको पढ़ लेते हैं कि फ्रेंजियल क्लेफ्ट क्या होता है। ठीक है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट रह गया और ओरोफेशियल क्लेफ्ट क्लेफ्ट रह गया, तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान सी बातें इसमें भी। तो इसको हम जरा नोट्स पे चलते हैं और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आसान है, और आज हमारी इंशाल्लाह एम्ब्रियोलॉजी खत्म हो जाएगी और कल से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हमारा ये भी हो गया। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि यार हम इसमें क्या पढ़ें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रेंजियल आपका है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव, इसमें क्या आता है। तो इस फ्रेंजियल का दूसरा नाम क्या था, ब्रेंकियल। ठीक है, इसको हम ब्रेंकियल भी कहते हैं, ब्रेंकियल क्लेफ्ट, ब्रेंकियल क्लेफ्ट। तो ब्रेंकियल जो हमने हमने आर्चेस भी पढ़ लिए थे, और हमने क्या पढ़ा था, हमने आर्च पढ़ी थी और हमने पाउच पढ़ लिया था, लेकिन हमारे क्लेफ्ट रह गए थे। ऐसे ही था ना, क्लेफ्ट रह गए थे। तो क्लेफ्ट हम आज पढ़ लेते हैं कि क्लेफ्ट से क्या क्या निकलता है। इसमें दो बातें करने वाली जो कि हम जल्दी से करते हैं, उसको खत्म करते हैं। फर्स्ट क्लेफ्ट, ठीक है, फर्स्ट क्लेफ्ट जो होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि हमारे टोटल 6 क्लेफ्ट होते हैं, जो पांचवा होता है उसको हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो डिजेनरेट हो जाता है, सिर्फ 5 रह जाते हैं। जो फर्स्ट क्लेफ्ट होता है, जो क्या होता है, फर्स्ट क्लेफ्ट होता है डेवलप इनटू, ठीक है, जो फर्स्ट क्लेफ्ट होता है वो डेवलप हो जाता है, किसमें डेवलप हो जाता है, एक्सटर्नल इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी, जो आपकी कान की नाली है उसमें ये डेवलप हो जाता है। जो फर्स्ट क्लेफ्ट है वो डेवलप हो जाता है इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस में डेवलप हो जाता है। जो सेकंड थ्रू फोर्थ है, जो सेकंड से लेके फोर्थ क्लेफ्ट है, सेकंड से लेके फोर्थ क्लेफ्ट है, वो क्या करता है, फॉर्म्स टेम्परेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर मैं आपका जरा चेक करता हूँ कि आपको आपने एंडोक्राइनोलॉजी कितनी पढ़ी थी। सेकंड टू फोर्थ क्लेफ्ट जो होता है वो क्या करता है, फॉर्म्स बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म्स टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी बनाता है। टेम्परेरी क्या बनाता है, टेम्परेरी सर्वाइकल साइनसिस, सर्वाइकल साइनसिस। जो सेकंड टू फोर्थ क्लेफ्ट है वो क्या बनाता है, टेम्परेरी सर्वाइकल साइनसिस की। जो आपकी गर्दन होती है इसमें ना कुछ स्पेसिस बनवाता है टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होती है। जो क्लेफ्ट है वो क्या बना देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स बना देता है। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ क्लेफ्ट है वो क्या बनाता है, टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस, वो क्या बना देता है, टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस, जो कि क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। डेट आर ओब्लिटरेटेड, जो कि क्या कर जाते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं। डेट आर ओब्लिटरेटेड, ये बात समझने वाली है। डेट आर ओब्लिटरेटेड, डेट आर ओब्लिटरेटेड बाय, डेट आर ओब्लिटरेटेड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेकंड आर्च। ठीक है, सेकंड आर्च, इसको हम समझते हैं इस लाइन को। देखो, जो आपका सेकंड से लेके फोर्थ क्लेफ्ट है ना, जो 2 से लेके 4 तक क्लेफ्ट है, वो क्या बनाते हैं, वो आप जो बेबी होता है उसकी जो गर्दन होती है उसमें कुछ स्पेसिस बनवाते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस, जो कि बाद में बंद हो जाते हैं, जो कि बाद में ओब्लिटरेट हो जाते हैं बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेकंड आर्च। कि जैसे जैसे सेकंड आर्च बड़ी होती है, सेकंड आर्च डेवलप होती है, तो जो उसके टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ओब्लिटरेट हो जाते हैं। ओके, अगर ये ओब्लिटरेट ना हो, अगर ये क्या हो, अगर ये ओब्लिटरेट ना हो तो क्या होगा, मतलब कि सेकंड आर्च डेवलप जैसी होती है तो ये जो साइनसेस थे ये ओब्लिटरेट हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ना हो, अगर ये परसिस्ट करें, ठीक, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर ये ओब्लिटरेट ना हो, ये सर्वाइकल साइनसिस बंद ना हो, परसिस्ट करें, अगर ये परसिस्ट करें तो परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनसिस क्या करेंगे, परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनसिस क्या करेंगे, ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट बनाएंगे। ब्रेकियल, इसको हम कहते हैं ब्रैंकियल या फिर फ्रेंजियल भी कहते हैं। ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट बन जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट। और ये जो आपके ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट है, इसकी आपको प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी, इट प्रेजेंट एज लेटरल नेक मैस, प्रेजेंट एज लेटरल नेक मैस। जो वो बेबी जब वो पैदा होगा उसको ये जो सर्वाइकल साइनस थे ये खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा उसका जो साइड पे नेक होगी, जो उसकी गर्दन के लेटरल पार्ट होगा, उस पे आपको क्या मिलेगा, एक मैस मिलेगा, इसको हम कहते हैं लेटरल नेक मैस, लेटरल नेक मैस। तो
बेबी को क्या मिलेगा, गर्दन के साइड पे एक मैस होगा। बिलो एंगल ऑफ मैंडिबल, इंटीरियर टू स्टर्नोक्लाइडो मसल, कि इंटीरियर टू, ठीक है, इंटीरियर टू स्टर्नो क्लाइडो, इंटीरियर टू स्टर्नो क्लाइडोमेस्टॉइड, ये आपकी गर्दन में एक मसल होता है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, बड़ा मशहूर मसला है ये। तो उसके इंटीरियर आपको एक मैस मिलेगा, जो कि क्या होगा, ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट या फिर फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्टम जिसको कहते हैं। ये समझ आ रही है या भूल गए हो, कंफ्यूज हो गए हो? और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो ये होती है, ये बात बहुत अहम है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर काशी, मैंने आपसे पूछना है अब, लेटरल नेक मैस, ये क्या होगा, लेटरल नेक मैस होगा। ये क्या होगा, लेटरल नेक मैस होगा। और ये इंटीरियर टू किसके होगा, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड के, इंटीरियर टू स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड के होगा। और जब वो बच्चा दूध पिएगा या जब वो बच्चा कुछ खाए पिएगा, तो ये जो मैस होगा ये मूव नहीं करेगा, इट डोंट मूव, ये मूव नहीं करेगा। दोबारा सुनिए, इट डोंट मूव विद स्वेलविंग, कि जब वो बच्चा कोई चीज खाए पिएगा तो ये जो मैस होगा ये हिलेगा नहीं, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। अच्छा मुझे बताना, हमने एक और मैथ्स पढ़ा था कि जब बच्चा कोई चीज खाए पिएगा तो वो मैथ्स मूव करता है। यस, डॉक्टर काशिफ ने आई थिंक देख लिया है, डॉक्टर काशिफ सही बता रहे हैं, थायरोग्लोसल डक्ट मूव विद स्वेलिंग। हमने एक जो एंडोक्राइनोलॉजी का पहला पहला पैराग्राफ है, हमने एक चीज पढ़ी थी थायरोग्लोसल डक्ट, हमने पढ़ा था थायरोग्लोसल डक्ट। हमने कहा था कि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये जुबान के पास बनता है, और जब ये डेवलप हो जाता है फिर ये नीचे गले में उतरता है। लेकिन जो इन दोनों के दरमियान एक नाली होती है उसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। थायरोग्लोसल डक्ट को नॉर्मली डिसअपेयर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये डिसअपेयर नहीं होता तो ये, इसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट मैस। और इसकी सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि जब वो बच्चा कुछ खाता पीता है तो ये मैस भी मूव करता है। जैसे ही वो बच्चा कुछ स्वेलो करता है तो ये मैस भी मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही देखो, अब मैं आपसे आपसे पूछता हूँ, देखो आपके पास एक बच्चा है, आपने उसकी गर्दन पलपेट की, आपको साइडों पे उसकी गर्दन के लेटरल साइड पे ना एक मैस मिला, आपने उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया, और जब वो खा पी रहा था तो जो मैस था वो स्टिल था, वो मैस मूव नहीं था कर रहा। तो मुझे बताएं उस मैस को आप क्या कहोगे, उस मैस का क्या कहोगे? उसको हम कहेंगे फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट या फिर ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट, सिंपल सी बात है। एक और बच्चा आपके पास आया और उसके मिड लाइन पे ये जो थायरोग्लोसल डक्ट का मैस होता है ये मूव भी करता है, और ये मिड लाइन होता है, ठीक है, जो गर्दन होती है उसके दरमियान में होता है, मिड लाइन होता है और मूव भी करता है। तो अगर एक और बच्चा आया है और उसकी गर्दन में दरमियान में मैस है, और जब वो कुछ खाता पीता तो वो मैस भी मूव करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। मुझे हमने ना एंडोक्राइनोलॉजी की जब एम्ब्रियोलॉजी की थी ना, तो मैंने इनको बताया था कि जो होता है ना थायराइड ग्लैंड, वो पहले जुबान के पास बनता है, वो क्या बनता है, जुबान के पास बनता है। उसके बाद जब वो नीचे जाता है गले में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो गले में पड़ा हुआ है ना, तो वो बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो गले में चला जाता है। लेकिन इनके दरमियान एक डक्ट होती है, इसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट, जो कि हर बच्चे में डिसअपेयर हो जानी चाहिए, बट वो नहीं होती किसी किसी बच्चे में। तो अगर वो डिसअपेयर नहीं होगी तो इसको हम कहेंगे थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। और ये भी आपको मैस मिलता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी गर्दन में आपको एक मैस मिलेगा, उसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। लेकिन जो अभी आज हमने पढ़ा है, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो बच्चा होता है, जो सेकंड से लेके फोर्थ क्लेफ्ट होते हैं, ये क्या बनाते हैं, टेम्परेरी सर्वाइकल साइनसेस बनाते हैं। और ये साइनसेस नॉर्मली डिसअपेयर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर ये डिसअपेयर नहीं होते, ये दैट आर ऑब्लिटेटेड बाय, मतलब जैसे सेकंड आर्स बड़ी होती है तो ये डिसअपेयर हो जाने चाहिए। अगर ये डिसअपेयर नहीं होते अगर ये डिसअपेयर नहीं होते तो ये एक मैस बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि अगर वो बच्चा कुछ खाता पीता है, कोई चीज स्वेलो करने की कोशिश करता है, अगर तो मैस मूव करता है, प्लस वो मिड लाइन है, वो दरमियान में है गर्दन के, और जब वो कुछ खाता पीता है तो क्या करता है, वो मैस मूव करता है, तो इसको हम कहेंगे थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, कि ये थायराइड ग्लैंड की वजह से हुआ है। लेकिन अगर वही मैस है, वो क्या है, वो लेटरल वाल पे है, मतलब कि वो गर्दन की साइड पे है, प्लस वो मैस जब वो बच्चा कुछ खाता पीता है तो वो मूव भी नहीं करता और लेटरल वाल पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। तो मुझे दोबारा जी डॉक्टर आशा समझ आ गई आपको? बाकी भी बताएं कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया। जी, ओरोफेशियल क्लेफ्ट, इसको मैं बुक से रीड करवा देता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओरोफेशियल क्लेफ्ट, ओरोफेशियल क्लेफ्ट में क्या होता है, क्लेफ्ट लिप में क्या होगा कि जो उसका ऊपर वाला होंठ होगा इसके दरमियान क्या होगा, गैप होगा।
जो बच्चा होगा उसके ऊपर वाले होंठ में क्या होगा, गैप, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट पैलेट हम किसको कहते हैं, जो उसकी पैलेटाइन बोन है, जो उसका माउथ है, जो उसका मुंह शरीफ है, मुंह शरीफ की जो छत है, छत में क्या होगा, गैप होगा, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। हैव डिस्टिंक्ट मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजीज बट ऑफन अकर टुगेदर। ये दोनों इन दोनों का जो कॉज है वो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं मोस्टली पेशेंट में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेफ्ट लिप की, कि जो ऊपर वाला होंठ है वो क्यों होता है। तो इसमें सिर्फ आपने रटा लगाना, ये एनाटॉमी की बात है, इसकी ज्यादा आपने डिटेल करने की कोशिश नहीं करनी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, कि जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट है अगर वो सही तरह फ्यूज ना हो, देखो जो आपकी ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिला, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, मैंडिबल। जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट होता है ना, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, उसने क्या बनाना होता है, आपके होंठ बनाने होते हैं। तो अगर क्या हो गया, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट है अगर वो सही तरह क्या हो, फ्यूज ना हो, आपस में सही तरह जुड़ ना पाए, तो उससे क्या होगा, क्लेफ्ट लिप हो जाएगा, एक गैप रह जाएगा। मर्ज्ड मेडियल मेडियल नेजल प्रोसेसेस विद द मैक्सिलरी प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी पैलेट। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने एक दफा रीड कर लेना, ये जरा भी, इसने बहुत चवले मारी हुई है इधर, ये एनाटॉमी का पार्ट है वैसे, ये हेड और नेक की एनाटॉमी का पार्ट है, ईएनटी का, लेकिन इसने इधर कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप सिर्फ एक दफा रीड करके छोड़ दें और इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर ऊपर वाले होंठ में गैप रह जाए इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप, अगर जो पैलेटाइन बोन है उसमें गैप रह जाए इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। बस इसमें आपने ये याद रखना है, बाकी ये ईएनटी का टॉपिक है, हम वहां जाके पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में आपने क्या याद रखना है, ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू लेटरल पैलेटाइन शेल्व्स आर फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटरल पैलेटाइन शेल्व। देखो इसने फिर आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन आपने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि आपकी जो पैलेटाइन बोन होती है, ठीक है, जो पैलेटाइन बोन होती है, एक इस तरफ से आ रही होती है, एक इस तरफ से आ रही होती है, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज ना हो तो इससे क्या होगा, इनके दरमियान गैप रह जाएगा और इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और अगर कोई खतून क्या कर रही है, आइसोट्रिटिनोन यूज कर रही है, तो उसके बेबी में क्या होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगा। अगर कोई खतून एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज कर रही है उससे भी क्लेफ्ट पैलेट होगा, और एक दो और ड्रग्स हैं उससे भी क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, इवन के कोकेन से भी होता है क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि जो फ्लोर ऑफ उसकी रूफ ऑफ द माउथ होगी उसमें गैप होगा, अगर जो अपर लिप है उसमें गैप होगा तो उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप कहते हैं। बाकी इसमें इस डायग्राम में और जो उसने लिख दिया हुआ है ना, ये आपको कभी समझ नहीं आ सकता जब तक हम इसकी पूरी एनाटॉमी नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो मुझे बताएं कि जितनी चीजें हमने आज पढ़ी हैं आपको समझ आई हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया।